Hello and welcome to ISPB Policy Review. My name is Dr. Kaustubh Bondre, scholar of the current batch of Indian School of Public Policy. Today with us, we have Dr. Amirullah Khan as our special guest. He's a development economist and professor at the Dr. Murray Channa Reddy HRD Institute of Government of Telangana. He's a visiting professor at TESS, ISB, and at NALSA, Hyderabad. Dr. Amir is a business columnist for the Live Mint. He has been a civil servant, then deputy director and senior advisor at the Bill and Melinda Gates Foundation. He has been a director at the India Development Foundation and executive director at Encyclopedia Britannica. So welcome, Dr. Amir. And this is special for us because Dr. Amir has been our teacher and our guide at ISPB, who taught us health domain. So it's an honor to have you, Professor, here. Welcome once again. Thank you so much, Kaustubh. Yeah, my pleasure. Absolutely. So, Professor, हमने देखा कि पिछले साल जब कोविड पहली बार हमारे देश में आया और उसके बाद फर्स्ट वेव में हमने सरकार का जो एक रवैया देखा कि काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था पिछले साल, और इस साल का सेकेंड वेव हम देख रहे हैं कि काफी चीजें थी जो होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि नहीं वो इंप्लीमेंट की गई टाइम में. तो सरकार का फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, इनको जिस तरह सरकार ने डील किया, हैंडल किया, इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है? बड़ा लंबा इंटरेस्टिंग सवाल कौस्तुभ. तो अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि कैसे गुजरे पिछले 16-17 महीने, आप लोगों को सब याद होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो लाना चाह रहा हूँ. पहली बात ये कि हमारा रिस्पॉन्स जो रहा वो बड़ा डिलेड रहा, उसमें काफी वक्फा गुजरा और उन दिनों में हमने बहुत सारा अपना एडवांटेज खो दिया. ये क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमको जनवरी में पता लग गया था कि ये वायरस अब आने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि वो वायरस जो है वो ट्रैवल कर रहा था, उसको सफर करना चाइना से इंडिया, वो तो आना ही था. तो हम सबको पता था, हम सब ने कहा, लिखा, कई बड़े बड़े विज्ञान के स्पेशलिस्ट लोगों ने ये कहा कि वायरस आने वाला है और ये कि हमारी गवर्नमेंट को एहतियात करना चाहिए. तो हमने लेकिन जनवरी, फरवरी और तकरीबन मार्च गंवा दिया और इंटरनेशनल ट्रैवल हमने अलाउ की. ये हमारी सबसे पहली गलती थी. उसकी वजह से पहला वाकया जब हुआ, जब जनवरी की 31 को एक लड़का, एक स्टूडेंट वुहान से, जहाँ से ये वायरस निकला, वो वहाँ से केरल पहुंचा. उसके बाद एक बड़ी तादाद में लोग इटली से आए राजस्थान को. उसके बाद वो बड़ा मशहूर वाकया तबलीगी जमात वाला दिल्ली में, जहाँ कई लोग कई जगह से आए. तो जब तक हमने ये सोचा ही नहीं कि हमको इंटरनेशनल ट्रैवल बंद करनी चाहिए, ये जब सब हो चुका, जब केसेस हमारे बढ़ गए बहुत, तब हमने अचानक बगैर कोई वार्निंग के रातों रात ये कह दिया कि अब हम बंद कर रहे हैं. और उसमें सबसे बड़ी गलती हमसे ये हुई कि हमने लॉकडाउन का शब्द यूज नहीं किया. हमने एक शब्द यूज किया जिसको सब लोग जानते हैं, वो है कर्फ्यू. हमारे प्रधानमंत्री ने टीवी पे आके कहा कि मैं जनता कर्फ्यू डिक्लेयर करना. अब कर्फ्यू से मुराद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की होती है. जब आप कर्फ्यू कब डिक्लेयर करते हैं? जब शहर में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, तब पुलिस को पूरा इख्तियार होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करे. कोविड लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, कोविड तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. कोविड में सामने जो फ्रंट लाइन वर्कर है वो डॉक्टर होने चाहिए, नर्स होने चाहिए, ना कि पुलिस वाले. ये बेचारे हमारे पुलिस वाले, उनको खड़ा कर दिया हमने. उनको आता है लोगों को रोकना, लोगों पे डंडे बरसाना, और यही हुआ. और उसमें एक जो बड़ी तकलीफ दे बात हुई वो ये कि हमारे कई डॉक्टर और नर्स ने अपनी जानें खोई. लेकिन आप अगर देखें तो एक तबका जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, वो थे पुलिस वाले. इतने ज्यादा पुलिस वालों की डेथ हुई है और उनकी ये जो शहादत रही, उनका ये जो मार्टायरडम रहा, वो हम शायद अभी भी रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बगैर प्रिपेयर हुए, उनको क्या मालूम कि वायरस क्या होता है, उनको हमने भेज दिया कि अब आप घरों में जाइए, लोगों को रोकिए, कोई अगर मर रहा है तो हॉस्पिटल ले जाइए. उसमें बहुत सारे पुलिस वाले और मेरे कई दोस्त जो बड़े बड़े
ओहदों पे है पुलिस में, वो कहते हैं कि उन्होंने कितने बहुत से अपने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल खोए। तो ये था पहला फेज जिसमें हमने देर की, और हमने फिर उजलत में बगैर वार्निंग के हमने एक बड़ा तगड़ा सा लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद का तो सफर आपको मालूम है कि कई लाख लोग पैदल निकल पड़े अपने घरों को और साइकिलों पे, वो एक बड़ी दूसरी ट्रेजेडी हुई। खैर कुछ कुछ दिनों में नंबर्स कम होने लगे, और वहां पे हमारी दूसरी गलती कि जैसे ही हमारे नंबर अगस्त सितंबर में कम होने लगे, तब तक तो हम डरे हुए थे, लेकिन जहां वो कम होने लगे हमने अपनी सारी एहतियात नजरअंदाज कर दी। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि उन दिनों हमने क्या किया। पहले फेज में हमने क्या किया कि हमने पूरे कंट्री को लॉकडाउन कर दिया। हमने ये नहीं देखा कि इंसिडेंट्स जो है वो महाराष्ट्र में ज्यादा है और पंजाब में ज्यादा है और केरल में ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में है ही नहीं और झारखंड में है ही नहीं और यूपी में नहीं है, लेकिन हमने बंद सारे मुल्क को कर दिया। तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो गई। पहली बार जिंदगी में हमने देखा कि 25% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 24% का कॉन्ट्रैक्शन, यानी इकोनॉमी अगर 100 की थी पिछले साल तो वो 76 हो गई थी, 76 रुपए की। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन था। ये पहला फेज। दूसरे, अब हमने फिर छोड़ दिया सारी एहतियात। हम ये समझने लगे कि हमने जीत लिया ये जंग बगैर कुछ किए हुए, और उस वजह से विद अवर गार्ड डाउन हमने एक और चीज जो एक और बड़ी गलती की कि वो जो सारे साइंसदान थे जो हमसे कह रहे थे कि देखिए ये वापस आने वाला है, ये वायरस अमेरिका में भी वापस आया, स्पेन में भी वापस आया, जर्मनी में भी वापस आया, ये वापस आने वाला है। अक्टूबर में एक पार्लियामेंट की एक कमेटी ने पार्लियामेंट से कहा कि ये वायरस वापस आने वाला है, लेकिन हमने उन सब चीज़ों को रख दिया ताक में, और हमने कहा कि अब तो हम जीत गए। एंड ऑब्वियसली उसको वायरस को आना ही था। हमारी खुशकिस्मती पहली बार भी थी कि सारी दुनिया के 3 महीने बाद आया हमारे पास फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव भी हमारे हमारे सारी दुनिया के 4 महीने बाद आया, लेकिन दोनों ही बार हमको वो अनप्रिपेयर्ड पकड़े गए। और उस वजह से सेकेंड वेव में जिस किस्म का नुकसान हुआ, जितने लोग बीमार हुए, आपने देखा होगा कि एक ऐसा मौका पहुंचा जहां पे 4 लाख लोग रोज इन्फेक्ट हो रहे थे और 4,000 लोग रोज मर रहे थे। अभी भी 1.5 लाख के करीब लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, अभी भी 2-2.5 हजार लोग मर रहे हैं। तो अभी भी हालात बड़े बुरे हैं। तो ये हमारे साथ ये हमारे साथ जो गलतियां हुई वो ये कि हमने फर्स्ट फेज में भी देर की, सेकेंड फेज में हमने अपना लेसन नहीं सिखा। देखिए आप एक बार गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोबारा गलती करें तो फिर आपको माफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने ये दोनों बार बड़ी गलतियां की। हमको चाहिए था कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल जनवरी या फरवरी की शुरू में बंद कर देते। ट्रम्प साहब आने वाले थे, उनको नहीं आने देते, और सेकेंड वेव के लिए हम ये तैयार रहते कि ये जो हमने सारी चीज़ें खोल दी थी वो ना करें और लोगों को रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर सिखाएं। तो ये था फर्स्ट और सेकेंड वेव की कहानी। प्रोफेसर, आपको ऐसे लगता है कि पहले वेव में जो एक एक्सपेक्टेशन था कि हमारे सामने जो जी पहले पिक्चर देखने में ना, टेलीविजन में मीडिया ने जो एक पिक्चर दिखाया था हमको दुनिया का, जब कोविड हमारे यहाँ पे केसेस नहीं आ रही थी, कि बहुत सीवियर है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनमें भी काफी सीवियर प्रॉब्लम ये दिख रहा था। लेकिन जब हमने देखा कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्शन था कि जो कह रहे थे कि इतने केसेस इंडिया में आएंगे या इतनी डेथ्स हो सकती है, तो वो नहीं देखी गई। तो आपको लगता है कि ये एक रीजन था कि जहाँ पे हमारा एक खुद का बायस है, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया इज डिफरेंट, एक इंडियन एक्सेप्शनलिज्म, कि वी विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस, सो ये वायरस हमको वायरस। अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो एक एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग था या एक बिलीफ था, ये बायस था, तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से हमने डिस्काउंट किया कि हम वापस नहीं आएगा? ये बड़ा अच्छा सवाल किया कौस्तभ आपने। इसको मैं वाकई बताना चाह रहा हूँ सब लोगों को कि एक जो बहुत अजीब किस्म की मिथ हमने फैला रखी है वो ये कि भाई हम हिंदुस्तानी को कुछ नहीं हो सकता, हम बड़े स्ट्रांग हैं।
क्यों हम स्ट्रांग है? क्योंकि हम वो गली के वो गंदे से नाले के पास जो पुचका खाता है, वो जो पानी पूरी बेचता है, वो उंगलियां डुबोता है अपनी, हम वो खाते हैं, हमको कुछ नहीं होता, इसीलिए हम तंदुरुस्त हैं। अरे भाई, अगर आप गंदगी में जी रहे हैं, अगर आप गंदगी में पड़ रहे हैं, तो आपकी सेहत खराब है, ये नहीं कि आपकी सेहत अच्छी है। इस वजह से हम लोग ज्यादा जल्दी मरते हैं बाकी दुनिया से। इस वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाकी दुनिया से 20 साल कम है, क्योंकि हम ये गंदा पानी और हम ये गंदे अनसैनिटरी कंडीशंस में रहते हैं। इससे हम ताकतवर नहीं होते, इससे हम कमजोर होते हैं। तो एक तो ये मिथ है कि हम चूंकि गंदगी में रहते हैं, हम सेहतमंद है, नहीं, उल्टा होता है। दूसरी चीज ये कि हमने समझा कि पता नहीं क्या हुआ कि हमारे पास वायरस नहीं आया। शायद हमारे पास बड़ी गर्मी होती है, शायद हम हमारा डीएनए अलग है, ये सब बातें जब कहीं गई, जब भी इन पे कोई सर पैर नहीं था, अब भी कोई नहीं। तो ये जरूरी है हमको समझना कि ये मिथ को हम नजरअंदाज करें और ये देखें कि हुआ यूं कि इस वायरस की जो ताकत रही वो हर मुल्क में अलग रही। अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि ये क्यों रही। आप हिंदुस्तान में ही देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरे? मुंबई में, yes. फिर दिल्ली में, उसके बाद बेंगलोर। कलकत्ते में क्यों नहीं हुई इतनी ज्यादा मौतें? पटना में क्यों नहीं हुई? लखनऊ में क्यों नहीं हुई? पता नहीं। आप हमारा स्टेट देखिए, मैं रहता हूँ तेलंगाना में। तेलंगाना स्टेट में इसका कोई जवाब नहीं है। आप जितने एपिडेमियोलॉजिस्ट, हेल्थ इकोनॉमिस्ट सबसे पूछें, वो इस बात का जवाब ही नहीं दे सकते आपको कि तेलंगाना के नॉर्थ में, महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा वाकयात हुई। तेलंगाना के नीचे कर्नाटक का बुरा हाल हुआ। तेलंगाना के बगल में आंध्र प्रदेश, जो आंध्रा और तेलंगाना कुछ दिनों पहले तो एक ही स्टेट हुआ करते, एक ही जबान बोलते हैं हम, एक ही खाना खाते हैं हम लोग, वही कर्ड राइस वगैरह। लेकिन हम दोनों स्टेट्स में 1:3 रेशियो रहा। आंध्रा में बहुत ज्यादा केसेस रहे, हमारे पास नहीं रहे। ये क्यों हुआ, ये अभी तक हमें पता नहीं। ये बाद में जब हम नंबर पढ़ेंगे, बहुत सारी एनालिसिस होगी, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के लड़के, आप लोग बैठ के इसको एनालाइज करेंगे नंबर को, तब कुछ पता चलेगा। अभी हमको पता ही नहीं चल रहा। दूसरी बात देखिए आप कि कहाँ हुई इंसिडेंस, कहाँ हुआ पहले वेव में? मुंबई, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर, पुणे, याद है आपको ये सारे शहर? हैदराबाद, सिर्फ शहरों में रहा, ये शहर के बाहर गए ही नहीं। क्यों नहीं गया? इसका भी किसी को जवाब अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड वेव में ये पहुंचा यूपी, बिहार, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बिल्कुल बराए नाम 6-7% की है, छत्तीसगढ़ में बहुत मौतें हुई, झारखंड में हुई, और इस बार ये पहुंच गया गांव। तो ये जो बात है, ये हमको ये इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अभी तक हमने समझा नहीं कि ये वायरस किस तरह से प्रोपोगेट होता है। और इस वजह से इस वायरस से ये सोचना कि हमने जंग जीत ली है, अब फिर वही होने वाला है, अब फिर हमारे नंबर कम हुए हैं, हम कहेंगे कि भाई 4 लाख से हम तो 1 लाख पे आ गए, तो हमने तो जंग जीती। नहीं, आपको पब्लिक हेल्थ इश्यूज में आप ये नहीं देखते कि कितने लोग जिंदा हैं, आपको शर्मिंदगी इस बात की होती है कि कितने लोग मर गए। अगर 2000 लोग, 2500 लोग रोज मर गए तो अभी जंग बहुत लंबी जंग है, और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रोफेसर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये जो हम देखते हैं कि सिर्फ देशों में भी नहीं, स्टेट्स में भी और सिटीज में भी हर जगह ये एक क्रेडिट लेने का एक टेंडेंसी होता है कि एक मॉडल सामने लाया जाता है। बट आप सही कह रहे हैं कि इसमें कोई मॉडल नहीं है। जब तक ये पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आता, तब तक कोई भी फाइनल विक्ट्री नहीं ले सकता। इसके बाद एक सवाल ऐसा आता है कि जब हम देख रहे थे कि पूरी दुनिया में सेकेंड और थर्ड वेव्स आ रही थी और बात चल रही थी कि हमारे यहाँ भी सेकेंड वेव आ सकता है, तब इंडिया ने वैक्सीन मैत्री इस प्रोग्राम में वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया। अब उसके बाद हमने देखा कि वैक्सीन मैत्री से हम वैक्सीन शॉर्टेज पे पहुंच गए। इस पे काफी सवाल उठाए गए और उठाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन का जो एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए था, वो किस तरह होना चाहिए?
अगेन ये इस अच्छा कि आपने इस पॉइंट को रेज किया, क्योंकि इसको लेके बहुत गलत फहमियां हैं हमारे मुल्क में। एक गलत फहमी ये है कि चूंकि हमने वैक्सीन बाहर भेज दी इसीलिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है। ये गलत बात। हमने बहुत थोड़ी सी वैक्सीन भेजी, और ये हम कौन है, ये नहीं था कि हमारी सरकार ने कहीं जाके बांट दी। ये हमारे दो जो मैन्युफैक्चरर थे उसमें से एक जो बड़ा मैन्युफैक्चरर था, उन्होंने बाहर से ऑर्डर लिए और उन्होंने बाहर उन ऑर्डर्स को सप्लाई किया। जैसे कुछ भी होता, जैसे जितने हमारे एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं वो यही करते हैं। ये जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो दो फैक्ट्रियां हैं हमारे पास, एक हैदराबाद में है भारत बायोटेक, एक पूना में है सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी है भारत बायोटेक बहुत छोटी। लेकिन ये दो थे जिन्होंने वैक्सीन 6-7-8 महीने पहले तैयार करी, और ये हमसे बार बार कहते रहे कि हमें आप बताइए कि इंडिया को कितनी चाहिए, हम इंडिया के लिए कितनी वैक्सीन बनाए। हमने गलती ये की कि हमने उनकी इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। वो इंतजार करते रहे कि हम बताएंगे कि हमको कितनी वैक्सीन चाहिए, और बड़ी देर तक इंतजार किया उन्होंने। हमने कहा नहीं कुछ उनसे, हम क्योंकि हम ये समझने लगे थे अक्टूबर में कि हमने तो ये जंग बगैर वैक्सीन के जीती, और हमें शायद अब ये वैक्सीन की जरूरत है। तो उस वजह से ये दोनों ने वैक्सीन बाहर बेचना शुरू किया, और मुल्कों ने नहीं किया। और मुल्कों ने कहा कि भाई हम खरीद रहे हैं, हमारे पास 100 लोग हैं तो हम 200 वैक्सीन खरीदेंगे। हमने क्या किया, हमारे पास 130 करोड़ लोग हैं। फाइनली हमने जनवरी में जाके उनके बार बार मिन्नत करने के बाद हमने 3-4 महीने गंवा के हमने कहा कि हमें 1 करोड़ वैक्सीन दे दीजिए। ये बात आज तक किसी के समझ में नहीं आई कि अगर आपके पास 130 करोड़ लोग हैं जिसमें से 100 करोड़ लोग 18 से ऊपर के हैं, तो आपको चाहिए कि आप 200 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दें। आपने दिया 1 करोड़। तो वो हमारी वैक्सीन स्ट्रैटेजी की गलती थी। ये नहीं कि हमने एक्सपोर्ट किया। वो प्राइम मिनिस्टर साहब बांग्लादेश गए, वहां उन्होंने कुछ वैक्सीन गिफ्ट किए, थोड़े से वैक्सीन अफ्रीका में गिफ्ट किए। ये अच्छी बात थी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी एक बड़े मुल्क के की जानिब से, एक बड़े फार्मा सेक्टर की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम और मुल्कों की मदद करें। वो तो हमें करना ही चाहिए था। लेकिन हमको ये, हमारी गलती ये नहीं हुई कि हमने अपने वैक्सीन दे दिए किसी को, हमने अपने लिए वैक्सीन खरीदे ही नहीं। गलती वहां पे हुई। अभी भी आप देखिए, उस वजह से ये हो गया है कि इंडिया जहाँ पे 100 करोड़ लोग हैं, और जहाँ पे 100 करोड़ के लिए 200 करोड़ वैक्सीन, क्योंकि हर आदमी को 2 चाहिए डोज, जहाँ 200 करोड़ वैक्सीन चाहिए, अब इतने बहुत से वैक्सीन बनाने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो हमने जो गलतियां की वो हरगिज वैक्सीन मैत्री से नहीं हुई। वैक्सीन मैत्री बड़ी अच्छी चीज थी, जिससे हमने हमारे पड़ोसियों को, कुछ गरीब मुल्कों को की मदद की। हमारी गलती ये हुई कि हमने सीरम इंस्टीट्यूट से ये नहीं कहा कि आप हमें 50 करोड़ वैक्सीन दीजिए, हमने भारत बायोटेक से ये नहीं कहा कि आप हमें 100 करोड़ वैक्सीन बनाइए। दूसरी चीज, हमने सिर्फ 2 लोगों को अप्रूव किया। देखिए, ये इकोनॉमिक्स का बेसिक उसूल है कि अगर आपके पास सप्लाई कम है, अगर आपके पास बाजार कम है, बाजार में सामान कम है, तो आपको चाहिए कि आप बहुत ज्यादा व्यापारी लेके आए। आप डिमांड फुलफिल करने के लिए एक्सेस सप्लाई करें। हमने क्या किया, सप्लाई कट कर दी। हमने कहा कि हम मॉडर्ना को नहीं आने देंगे, हम फाइजर को नहीं आने देंगे, हम स्पुतनिक को नहीं आने देंगे। जितनी बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर थे जो कह रहे थे कि भाई हमने भी वैक्सीन बनाई है, हमको चाहिए था कि हम हर वैक्सीन वाले को दावत देते कि आप आइए हमारे पास वैक्सीन बनाइए। जैसे हमने और चीजों के लिए किया, जब हमारे पास टेलीफोन कम थे तो हमने हर टेलीफोन वाले से कहा कि आइए इंडिया में टेलीफोन, इसीलिए अब हम सबके पास टेलीफोन है। लेकिन हमने वैक्सीन जैसी चीज के लिए हमने कहा कि नहीं, 2 ही लोग करेंगे, और उन 2 लोगों की जिम्मेदारी बन गई कि वो इतने बड़े बनाए। वो छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनके पास ओवरनाइट कैपेसिटी इंक्रीज करने की सहूलियत नहीं है। तो इस वजह से हमारे यहाँ वैक्सीन कम हो गई। वैक्सीन स्ट्रैटेजी हमारी जो होनी चाहिए थी वो शायद हुई नहीं। देखिए, वैक्सीन स्ट्रैटेजी जब बनती है ना पॉलिसी सर्कल्स में, या पब्लिक पॉलिसी की स्ट्रैटेजी जब बनती है, तो स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं?
स्ट्रैटेजी उसको कहते हैं कि वो कोई एक फ्लो चार्ट हो कि या एक एल्गोरिथम हो कि हम इस तरह से करेंगे, और अगर अगर ये नहीं होता तो इसका ये प्लान बी होगा, अगर ये नहीं होता तो इसका प्लान सी होगा, और उसको हम एक डॉक्यूमेंट बना के छापते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये हमारी स्ट्रैटेजी। हमारे पास आज तक एक पैराग्राफ नहीं है कि इंडिया की वैक्सीन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो हमने शायद वैक्सीन स्ट्रैटेजी बनाई नहीं, क्योंकि हमको ये उम्मीद थी कि हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अब हमें चाहिए कम से कम कि अब हम वैक्सीन स्ट्रैटेजी बनाएं, और उस वैक्सीन स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाएं। उसमें हमको अभी भी चाहिए कि कुछ वैक्सीन हम बेचें बाहर, हम डोनेट करें गरीब मुल्कों को, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी। सो प्रोफेसर, इसमें एक और सवाल उठता है कि हमने प्राइस कैप जो लगाए और कुछ लोगों को फ्री मिला, कुछ लोगों को उसके लिए पैसे देने पड़े, उसमें भी कुछ एक प्राइस कैप गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया वैक्सीन के कीमतों पे। और हमने एज ग्रुप्स का भी डिवीजन कर दिया कि पहले प्रायोरिटाइज किया 45 प्लस, और अब हमने एडल्ट्स को ओपन किया, फिर उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? वो दो सवाल आप, एक प्राइस कैप और एक ही एज डिस्क्रिमिनेशन। तो दोनों बड़े अहम मुद्दे हैं, इन दोनों को समझना जरूरी है। जब कोई भी चीज की खिल्लत हो, खिल्लत का मतलब स्केर्स हो, कम हो, तो क्या होता है कि हम सबको चाहिए कोई चीज और वो है नहीं, तो हम सब जाके उसके लिए ज्यादा पैसे दे दें, या तो सीधे जो बेच रहा है उसको या ब्लैक मार्केट में। वैक्सीन की हमारे पास बहुत खिल्लत रही। अब जब वैक्सीन है ही नहीं, जब 100 करोड़ वैक्सीन चाहिए और आपके पास है 1 करोड़, तो क्या होगा कीमतों का? कीमत आसमान को छुएंगी। अगर किसी हॉस्पिटल के पास 50 वैक्सीन पहुंच गई, तो वो बोलेगा ठीक है भाई, 50,000 में खरीदिए, 1 लाख में खरीदिए। तो वो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? अब हम इकोनॉमिस्ट लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को हरगिज प्राइस कंट्रोल नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्राइस क्यों बढ़ती है? प्राइस जब बढ़ती है जब सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। या तो आप डिमांड को कम कीजिए, डिमांड आप कम कर नहीं सकते क्योंकि लोग मर जाएंगे, सप्लाई बढ़ाइए। बड़ा आसान सा सोल्यूशन है कि आपको चाहिए कि दुनिया में जितने 30, 35, 38 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सबको दावत दें और कहें कि आइए भाई इंडिया में बेचिए। जब बहुत ज्यादा लोग आने लगेंगे तो क्या होगा? जैसे हर वैक्सीन के साथ हुआ कि जब 1 आया या 2 आया तो उन्होंने 1,000 रुपए में बेचे, जब 4 आए तो 800 हो गए, जब 6 आए तो 600 रुपए। फाइनली अगर आप देखें बड़ी बड़ी वैक्सीन जो हम ले चुके हैं, आप कोई भी रोटा वायरस वाली या हेपेटाइटिस जो भी वैक्सीन देखें, वो जब सप्लायर बढ़ गए तो वैक्सीन की कीमत 2 रुपए और 4 रुपए हो गई। वो सबसे अच्छा तरीका है कि वो प्राइस कम करने का। लेकिन हमने वो किया नहीं। हम चाइनीज कंपनियों से हर चीज खरीदते हैं। अभी भी आप अपने अतराफ देखिए, आपका राउटर चाइनीज, आपका लैपटॉप चाइनीज, आपका सेलफोन चाइनीज। हमने कहा हम वैक्सीन नहीं खरीदेंगे चाइनीज से। अरे जिससे लोगों की जान बच रही है कम से कम वो तो ले ले। बहुत सारा मिडिल ईस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो चाइनीज वैक्सीन से ही उन्होंने 90% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। तो हमको चाहिए था कि इस वक्त हम ये सारी हमारी जो प्री ऑक्यूपेशंस हैं विद आत्मनिर्भरता एंड सो ऑन, उसको थोड़ी देर साइड में रख के हमको सप्लाई बढ़ानी चाहिए। जब सप्लाई बढ़ेगी तब डिमांड काबू में आएगा और प्राइस काबू में आएगी। प्राइस कैप से हमेशा यही होगा कि जो बेचने वाला है उसको एंकरेजमेंट नहीं होगा कि वो बेचे। आपने कहा कि 150 रुपए में बेच दो, सीरम इंस्टीट्यूट ने बंद कर दिया। आपने जब और प्रेशर डाला तो वो भाग लिए लंदन। राइट, वही होगा। और क्या हो सकता? आप सोचिए कि आपके मोहल्ले में कोई आम लेके आ रहा है, आजकल आम का सीजन है। आप उसको गेट पे रोक के कहें कि कितने के भाई, तो कहेगा 100 रुपए किलो। आप कहेंगे नहीं, आप मेरे पास 10 रुपए किलो बेचेंगे। अगले दिन वो आएगा नहीं, वो किसी और मोहल्ले चला जाएगा। क्यों आएगा वो? आप कहेंगे आप अंदर आओ और 10 रुपए में नहीं बेचोगे तो हम आपकी टांगें तोड़ देंगे, वो आएगा ही नहीं। वही हुआ हमारे पूनावाला साहब के साथ। तो हमको ये समझना चाहिए कि प्राइस कंट्रोल इज अ क्वेश्चन ऑफ सप्लाई इश्यूज। the moment you increase supply, price will come down. ये बड़ी बुनियादी उसूल है इकोनॉमिक्स का। चलिए,
एक बात तो ये लोग ये कहेंगे कि भाई अगर बहुत प्राइस हो गई तो गरीब कैसे खरीदेंगे। उसका सिंपल सा जवाब ये है कि प्राइस जो भी हो आप खरीदिए और सबको मुफ्त में दीजिए। अगर गवर्नमेंट खरीदेगी तो 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में, जितने की भी खरीदे, लोगों को मुफ्त में दे। हर चीज तो हम यही करते हैं ना। आप हमको रोड दे रहे हैं, महंगी महंगी रोड है, 20-20, 25-25 हजार की रोड, करोड़ रुपए की रोड, हम थोड़ी पे कर रहे हैं उसके लिए। पब्लिक गुड है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खर्च करे। अब हम नई नई पार्लियामेंट बना रहे हैं 20,000 करोड़ में, हम थोड़ी ये सोच रहे हैं कि ये बड़ा महंगा होगा। 20,000 करोड़ बहुत रुपए होते हैं, लेकिन हम थोड़ी दे रहे। गवर्नमेंट खर्च कर रही, मुफ्त में देगी हमको नई पार्लियामेंट। वैसे ही हमको अगर पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है तो वैक्सीन तो और ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि गवर्नमेंट कहती कि हम खरीदेंगे भाई 200 करोड़ वैक्सीन हम खरीदेंगे और हम उसको मुफ्त में बांटेंगे सब। क्योंकि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन तभी पॉसिबल है जब वो गवर्नमेंट करे और फ्री में करे। Yes, एक बात Professor. तो ये Yeah. है। आपने दूसरी बात जो कही प्राइस कैप के अलावा एज लिमिट में बात हुई थी कि 45 द प्रायोरिटाइजेशन। Yes, yes. अब दूसरा सवाल जो बड़ा अहम चैलेंज था गवर्नमेंट के पास, वो कि आपके पास तो इतनी सी वैक्सीन है, अब ये वैक्सीन किसको दे। ये एक बहुत बड़ा मॉरल डिलेमा है और ये हमारे स्टूडेंट्स को हम समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आप इस विषय पे सोचिए। और यही मैं आप लोगों के सामने भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप डॉक्टर हैं, आपके पास वैक्सीन है, या वो जो एक्चुअली हुआ उस केस की मैं बात करूं, इंग्लैंड में जब केसेस बढ़ने लगे तो हर डॉक्टर के पास एक विलंबना थी, और वो क्या थी कि 2 पेशेंट आ गए, आप मेरे पास, आपके पास है एक बेड, एक वेंटिलेटर, एक ऑक्सीजन मास्क, और आपके पास 2 लोग आ गए, एक बूढ़े से आमिरुल्लाह खान और एक जवान से कौस्तभ। अब आप डॉक्टर हैं, आप एक ही की जान बचा सकते हैं, आप किसकी जान बचाइएगा? आप कैसे चूज करेंगे कि किसको आप किसकी जान आप बचा सकते? आप दोनों को नहीं जानते, हम दोनों भी आपके रिश्तेदार नहीं है। अब आप कैसे? और ये जो विलंबना थी, ये जो डिलेमा था, ये हर डॉक्टर को पेश के सामने आया। आप सोचिए उस डॉक्टर की मानसिक स्थिति कि वो कैसे तय करे। और यही हम स्टूडेंट से कहते हैं अपनी क्लास में कि भाई आपके पास मसला हमारे जैसे मुल्कों में ये हमेशा रहेगा कि आपके पास हमेशा डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी। आप उस सप्लाई को कैसे बांटेंगे? एक चीज जो आसान सी है वो ये कि भाई अगर ये दोनों आते हैं आपके पास तो आप आमिरुल्लाह खान को छोड़िए, आप कौस्तभ की जान बचाइए। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेसर साहब तो थोड़े दिन रहेंगे, अपना थोड़ा बहुत बोलेंगे और चल बसेंगे, लेकिन कौस्तभ के पास तो अभी 30-35 साल है। इन 30-35-40 सालों में ये इतना बहुत सा कंट्रीब्यूशन करेंगे इंडियन इकोनॉमी को, ये कई लोगों को सपोर्ट करेंगे जिंदगी में, इनके पास बीवी होंगे, बच्चे होंगे, और ये बहुत कंट्रीब्यूट। इसीलिए चलिए हम कौस्तभ को एक हल ये है। दूसरा ये कि अच्छा आप दोनों में से ये देखिए कि कौन किसको फौरन बचाना जरूरी है। कौस्तभ बहुत ज्यादा बीमार है, मैं थोड़ा सा बीमार हूं, तो आप कहेंगे अच्छा भाई पहले हम कौस्तभ को रख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगले दिन। अब उस अगले दिन में ये जो सीनियर साहब हैं वो खत्म हो गए तो खत्म हो गए, क्या कर सकते, राइट? तो ये हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि अच्छा हम ऐसे करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ज्यादा वल्नरेबल है। अगर कोई बीमार होता है तो किसकी ज्यादा गुंजाइश है कि वो खत्म हो जाए या बहुत बीमार हो जाए। तब आपने देखा कि जो सीनियर सिटीजन थे, जो 60-65 साल की उम्र से ज्यादा थे, वो ज्यादा वल्नरेबल है। इसीलिए हमने कहा चलो हम जितने लोग 60 के ऊपर के हैं पहले हम उनको वैक्सीन करते हैं, सेकेंड जितने 45 से ऊपर हैं हम उनको करेंगे, उसके बाद हम जो जवान है उनको करेंगे। तो वो हमारी स्ट्रेटेजी थी। वो जो अब एविडेंस देखें और नंबर देखें तो उससे मालूम होता है कि वो सही और अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि ये हम उनको दे दें जिनकी जान बच जाएगी। क्योंकि जो 45 प्लस में जो
इन्फेक्ट हो रहा था या हो रही थी, अगर वो नॉर्मली फिट थी तो वो उनकी मोर्टालिटी वाज वेरी लो, उनका उनका मरने का परसेंटेज वाज की गुंजाइश वाज वेरी वेरी लो, देयरफॉर वी प्रायोरिटाइज्ड। लेकिन Yes, अब Professor. क्या हो गया है, Yes. द प्रॉब्लम नाउ इज कि अब हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने आंकड़ों पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हमने डेटा कलेक्ट नहीं किया, छापा नहीं, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन ज्यादा मर रहा है, क्या बूढ़े ही मर रहे हैं या आप जवान मरने लगे। अफवाहें भी फैलती हैं कि नहीं 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 बहुत ज्यादा यंग लोग खत्म हो। मैं जानता हूँ मेरे मेरे बेटे के 2 दोस्त थे जो बीमार हुए, उससे पॉलिसी नहीं बनती। इसीलिए जरूरी है कि हम डेटा कलेक्ट करें और इस डेटा को आम करें, सबके पास पहुंचे ये डेटा। एक जो हमारे से गलती हो गई वो ये कि आज तक भी हमको ये डेटा नहीं मिल पा रहा है कि जो इन्फेक्ट हुआ है या जो जो मर गया इस डिजीज से, इस वायरस से, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या थी, वो मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, उनकी उम्र क्या थी, वो किस इनकम लेवल के लोग थे, उनको उनकी कोमॉर्बिडिटी क्या थी। तो अब हम अंदाजे पे चल रहे हैं कि हाँ ज्यादातर शायद 60 प्लस खत्म हुए हैं, ज्यादातर शायद वो लोग जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन था, ज्यादातर वो लोग जो जो जिनको कोई ऑक्सीजन सपोर्ट या जिनके लंग्स फंक्शन बड़े प्रॉब्लमेटिक थे। तो हम we are just approximating and we are just guesstimating and that is not a good idea. इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूं कि हम जो ये देख रहे हैं कि जो लोग मर रहे हैं इस वायरस से, हम उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ क्रीमेशन, वो तो एक अलग स्टोरी है कि वो दैट इज अ म्यूनिसिपल स्टोरी कि हमको चाहिए कि हमारे पास क्रीमेटोरियम्स हो और हम लोगों को इज्जत से क्रीमेट कर सके। That is a separate story. But in the data, we need to know who is dying, what is the cause of that death. We should be counting the dead very carefully. क्यों? क्योंकि हमें उसी से पता चलेगा कि डेथ का कॉज क्या है, डेथ का रीजन क्या है, हम कैसे बचा सकते हैं। क्या डेथ हैपनिंग बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन? आजकल सब लोग फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। नंबर देखिए तो 4 यहाँ, 5 वहां, 10 वहां, हजारों लोग मर रहे हैं, उसमें से 4, 5, 6 अगर फंगल इन्फेक्शन से मर रहे हैं और हम सब अपना अटेंशन डाइवर्ट कर दें फंगल इन्फेक्शन की तरफ, तो हम बाकी चीजें भूल जाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कलेक्ट एंड डिसेमिनेट डेटा। प्रोफेसर आपने यस। बहुत ही अहम बात कही है कि डेटा जो चीज हम गिन नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो डेटा कलेक्शन इज अ बिग वीकनेस इन द प्रेजेंट सिस्टम, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक चीज आपसे पूछनी है कि आपने बात किया था डिमांड और सप्लाई के बारे में। तो इंडिया में एक बहुत ही अलग तरह किस्म का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि सप्लाई का भी स्कार्सिटी है, लेकिन डिमांड, वैक्सीन हेजिटेंसी, डिमांड का भी प्रॉब्लम है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये वैक्सीन हेजिटेंसी किस वजह से आप और किस तरह इसको डील करना चाहिए? ये हम अक्सर ताज्जुब करते हैं इस बात की कि कौन सा मार्केट होगा दुनिया में जहाँ पे डिमांड भी कम और सप्लाई भी कम। यानी ऐसा तो कहीं नहीं होता है, और हमारे सिर्फ इंडिया में हो रहा है कि देयर इज अ डिमांड प्रॉब्लम, सुबह में डिमांड प्रॉब्लम, शाम को सप्लाई प्रॉब्लम। लेकिन इसकी इसकी वेरी क्लियर रीजनिंग है। देखिए क्या हो रहा है कि अब हम जो वैक्सीन ला रहे हैं, जैसे आजकल हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट कर रही कि वो वैक्सीन खरीद के थोड़े थोड़े डोजेस इन वेरियस नेबरहुड्स वो बांट रहे हैं ताकि वहां पे पहले गरीब लोगों को लग जाए। अब वहां पे देखिए आप, हम जब जा रहे हैं देखने कि क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो बड़ी अजीब पिक्चर आ रही। आप एक पब्लिक हॉस्पिटल या आजकल वो बड़े बड़े फंक्शन हॉल्स में हो रही वैक्सीनेशन ड्राइव, एक जगह जाए तो सन्नाटा है, कोई नहीं। 20-25 ट्रेन नर्सेज हैं, वो तैयार खड़ी हैं, इंजेक्शन लिए हुए लोग खड़े हैं, वैक्सीन और मास्क पहने हुए, बाकायदा लोगों से कह रहे हैं आइए वैक्सीन, कोई नहीं आता। 4 किलोमीटर आगे जाइए, वहां पे भीड़ लगी है 100 वैक्सीन, बाहर 2000 लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब सा पिक्चर जो इमर्ज हो रहा है।
उससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो बात आपने कही, एक टर्म हम यूज करते हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी, इसका मतलब ये कि लोगों को वैक्सीन पर शक है और शुबा है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया में हर जगह होता है। हर जगह लोग ये सोचते हैं कि यार ये पता नहीं क्या इंजेक्शन में है जो मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है। कुछ लोग जब पोलियो की हम वैक्सीन दिया करते थे तो लोग समझते थे कि ये पोलियो की वैक्सीन में कुछ ऐसी दवा मिली हुई है कि हम खत्म हो जाएंगे, या हमारी पोटेंसी खत्म हो जाएगी, हम बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। और इस किस्म का एक डर होता है, और वो स्वाभाविक है, क्योंकि वैक्सीन है क्या? वैक्सीन तो खुद एक जहर। आपने किसी के कंधे में वही जरासीम डाल दिए, वही वायरस डाल दिया जिससे लड़ना है, तो वो लोगों के समझ में नहीं आता। एक तो हमको समझाना जरूरी है कि देखिए वैक्सीन होता ये है कि आपने थोड़ा सा उस इन्फेक्शन का थोड़ा सा हिस्सा आपने बॉडी में डाल दिया, और हमारी बॉडी बड़ी बड़ी अजीब और गरीब चीज है। हमारी बॉडी खुद लड़ती है, और वो खुद लड़ती तब, और जब वो खुद लड़ती है तभी बीमारी का अंत होता है। तो और आप बॉडी को एंकरेज कैसे करेंगे, तैयार कैसे करेंगे इस लड़ाई के लिए? बाय इंजेक्टिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सेम प्रॉब्लम। ये शुरू से ये चला आ रहा है, 150-200 साल जब से वैक्सीन इन्वेंट हुई। तो ये हमको समझाना पड़ता है कि देखिए ये वैक्सीन लेना इसलिए जरूरी है कि आपकी बॉडी को अब तैयार होना है लड़ाई के लिए। और देखिए ये हमारे सबसे बड़े एक्टर हैं, इन्होंने ली वैक्सीन। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने ले ली वैक्सीन। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ली वैक्सीन। हमने क्या किया? जहां और मुल्कों में पहली वैक्सीन हेड ऑफ द स्टेट ने ली, पहली वैक्सीन बड़े बास्केटबॉल स्टार ने ली, और इसको टेलीविजन में और हर जगह। हमारे यहाँ ऐसा हुई है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने कब ली वैक्सीन किसी को पता नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत देर में ली वैक्सीन। हमने कोई बड़े क्रिकेटर को, जो क्रिकेटर हमारे हर चीज हमको सिखाते हैं, कौन सी साबुन आप यूज करें, कौन सा तेल यूज करें, कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक पिए, हम वेट कर रहे थे कि भाई ये भी वैक्सीन लेंगे तो हम ले लेंगे। उन्होंने भी नहीं किया। तो ये जो हमने कोताही की इसमें, उससे लोगों को होने लगा कि अरे अगर ये इतना बड़ा आदमी ये नहीं ले रहा है तो मैं कैसे? फिर हमारे जो और लीडर हैं उन्होंने वो कहने लगे कि नहीं, ये हमारी जड़ी बूटी खाइए आप ठीक हो जाएंगे, कोरोनिल खाइए वो ठीक कर देगी आपको, आपको जरूरत नहीं है वैक्सीन की। उस वजह से भी बहुत सारा ये मसला हुआ, इसी वजह से डिमांड प्रॉब्लम हो गया। लेकिन जहां लोगों को समझ में आया कि ये वैक्सीन जरूरी है, जहां उन्होंने देखा कि हाँ भाई जो 2 डोजेस ले रहा है उसको एक दो हजारों लाखों में एक दो को इन्फेक्शन हो रहा है, और वो दो भी उनको वो बच जा रहे हैं, वो ठीक हो जा रहे हैं। तो तब लोगों ने लेना शुरू किया। अब जब वो लेना शुरू किया तो इतने कम हमारे पास डोज हैं कि थोड़े से भी लोग अगर डिमांड करने लगे तो दैट बिकम्स अ ह्यूज सप्लाई। सो दैट इज वाई हमारे पास ये दोनों चीजें समझ में आ रही। अब ये बड़ा नाजुक मोड़ है। हमको चाहिए कि हम दोनों चीजों को टैकल करें एक साथ, क्योंकि हमको सबको वैक्सीन देना जरूरी है, हमको डिमांड बढ़ाना जरूरी है, और हमको वैक्सीन खरीदना जरूरी है, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ गया तो हमें सप्लाई भी चाहिए। तो हमको दोनों पॉइंट्स पे बहुत सीरियसली काम करना प्रोफेसर, आपने ये जो बात कही इससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये जो एक सवाल है कि क्या हमने लोगों को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए वैक्सीन की। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर हम सप्लाई उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर बढ़ा हुआ जो डिमांड है वो प्रॉब्लम बन जाएगा हमारे लिए। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। अब एक चीज मुझे ये पूछना है प्रोफेसर कि अब अब सरकार कहता है कि दिसंबर 2021 वी आर गोइंग टू वैक्सीनेट एवरीबॉडी, सारी जनता को वैक्सीन मिल जाएगा। तो चाहिए। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, हिसाब लगाए, तो जितने डोसेस आज तक हमने दिए हैं हमारे देश में, तो इसमें से 89%, राइट, 89% डोसेस अभी भी देना बाकी है वो टारगेट अचीव करने के लिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, और उतने डोसेस हमारे पास अवेलेबल होंगे क्या? इसके लिए एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी क्या, कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम ये कर सकते हैं? मतलब ये बात तो तय है कि हमने अभी तक 4% लोगों को 2 डोज दिए हैं, और 16-17% को 1 डोज दिया है। तो अभी हमारा सारा मुल्क वल्नरेबल है, और हमको चाहिए कि हम जल्दी से दिसंबर भी बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अगर थर्ड वेव आई तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वैक्सीन के होते हुए हमने हजारों लोगों को मारा। अब भी ये जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि सेकेंड वेव में इतने लोग क्यों मरे।
अप्रैल और मई में मरना लोगों का, तो ये तो सिर्फ स्टेट फेलियर, गवर्नमेंट का फेलियर है। क्योंकि आपको चाहिए था कि जब बाकी दुनिया वैक्सीनेट कर रही थी जनवरी फरवरी में, और जब आपके पास वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी बड़ी है, तो आपको तो चाहिए था कि आप दिसंबर जनवरी में वैक्सीनेट कर देते, फरवरी में कर देते। तो ये तो कोताही हो गई हमसे। अब हमें ये रिपोर्ट रिपीट नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमको चाहिए कि हम तुरंत सबको वैक्सीन दें, जल्दी से जल्दी। मुझे तो इस बात पे भी इख्तिलाफ है कि ये दिसंबर तक करेंगे, उनको चाहिए कि हम अक्टूबर तक करें। और हम क्यों नहीं कर सकते? 20-22 साल पहले हमने 20 करोड़ बच्चों को पोलियो का इंजेक्शन दिया, जब न सेल फोन था न पैसे थे। हमने 12-13 साल पहले जब फिर से पोलियो का अभियान किया, तो हमने फिर 21-22 मिलियन लोगों, लड़कों को, बच्चों को हमने वैक्सीन दी। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमको बस ये चाहिए कि जैसे हमने पोलियो में किया, कि भाई हमें ये करना है एट वॉट एवर कॉस्ट। देखिए, आपके घर में या मेरे घर में अगर कोई बच्चा बीमार होता है, तो क्या मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा मुझे किराए के पैसे बचाने हैं, मुझे बिजली का बिल पे करना है, मुझे स्कूल की फीस पे करनी है, या मेरा शैंडिलियर खराब हो गया है। मैं तो जितना हो सके, जैसे हो सके, घर बेचना पड़े तो घर बेचना पड़े, मैं सारे पैसे अपने बच्चों में लगा देता हूँ। ये आप भी करते, हम सब करते हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे, इनको मरने देना इस वक्त तो बिल्कुल क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो हमें चाहिए कि हम बाकी सब चीजें बंद करें। हम क्यों नई पार्लियामेंट बनाए, हम क्यों नई रोड बनाए, हम क्यों एयरपोर्ट बनाए? इस हमको चाहिए कि हम हर चीज, ऑल मेन टू द डेक, वी शुड जस्ट फोकस ऑन गिविंग वैक्सीन। वैक्सीन 200 रुपए में मिलती है, 200 में खरीदे। 2000 में मिलती है, 2000 में खरीदे। 5000 में मिलती है, 5000 में खरीदे। आजकल आप देखिए क्या हो रहा है। आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, जब हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, हमने पिछले 6 महीने पहले 600 रुपए में लिया, अब हमको 6000 में नहीं मिल रही, हमको 60,000 में नहीं मिल रही। हम थोड़ी जाके नेगोशिएट कर रहे हैं या बार्गेन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई मुझे दे दे ऑक्सीजन। 80,000 रुपए होते हैं, ये लो 80,000। ये इंजेक्शन 2000 रुपए का था, आप 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, ये लीजिए 2 लाख। तो जब जान पे बनाती है, तो हम सब ये करते हैं, और हम सबको यही करना चाहिए। हमें अब अगर हम ये सोचते रहे कि वैक्सीन 150 रुपए की होनी चाहिए या 175 रुपए की होनी चाहिए, ये तो किसी किस्म से इज नॉट जस्टिफाइड। हम इसमें पैसे बचा के करेंगे क्या? तो हमको चाहिए कि हम ये टारगेट अक्टूबर रखें। क्यों कर रखें अक्टूबर? क्योंकि अक्टूबर में हमको शुबा है, और ये और संजीदा किस्म के लोग कह रहे हैं कि भाई अक्टूबर में एक और बारी आने, तो हम दिसंबर तक क्यों इंतजार करें? हम फिर क्यों 4-4, 5-5 हजार लोगों को रोज खोए? हम ये कहें दुनिया भर में कि भाई जो वैक्सीन बना रहा है, आप चाइना में हो, आप बोट्सवाना में हो, आप ब्राजील में हो, आपके पास वैक्सीन है, हम खरीदो। आपको आप बताइए आप कितने पैसे चाहते हैं, हम देंगे। हम बहुत बड़ा कंट्री है हमारा, हमारे पास बहुत पैसा है। हमारा बजट 200 लाख करोड़ का होता है। हमारी जीडीपी, हमारा बजट 30 लाख करोड़ का होता है। एक साल का हमारा बजट 30 लाख करोड़ का होता है। हम कहाँ 30-35 हजार करोड़ के लिए परेशान हो रहे हैं? तो हम जैसे लोग तो ये कह रहे हैं कि हमको चाहिए कि हम जिंदगी की वैल्यू समझें। जिंदगी की वैल्यू बेशुमार होती है, कोई भी जिंदगी की वैल्यू, आपकी, मेरी, किसी की। तो हमको इस पे हमारा हर पैसा लगा देना चाहिए, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम वैक्सीन जिस तरह से, जहां से हो सके खरीदे। भाई हमें जब हवाई जहाज चाहिए थे तो हमने खरीदे। हमको 3-4 मुल्क बेच रहे थे, हम गए फ्रांस, हमने कहा कि ये लो पैसे, हमें कल चाहिए हवाई जहाज। हमको ड्रोन खरीदना था, हम अमेरिका गए, हमने कहा $1 बिलियन के ड्रोन दे दो हमको। तो क्या हम दवा नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खरीद सकते। प्रोफेसर, ये जो बात आपने कही है बहुत बहुत ज्यादा लगी है कि जहां पे एक पेशेंट, एक आम इंसान जो चाहिए वो कीमत देने को तैयार है दवा के लिए, तो फिर सरकार के लेवल पे वॉर फुटिंग पे वैक्सीन्स, दवाइयाँ, इनका इंतजाम करना, ये एक साइड में, और दूसरा कि लोगों ने भी अब इसका सीरियसनेस लेके
सब प्रिकॉशंस फॉलो करना, वैक्सीनेट होना, जल्दी से जल्दी जाके अपना नंबर लगा के आप वैक्सीन ले लीजिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बहुत जरूरी मैसेज आपने यहाँ पे दिया है। प्रोफेसर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि आज बात हो रही है, जब हम सेकेंड वेव अभी क्रॉस कर रहे हैं, तीसरे वेव के बारे में आज एक डर सा फैला है, माहौल है कि तीसरा वेव आएगा। और इसमें एक चीज कही जा रही है कि इसमें छोटे बच्चे हैं तो इनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अब आपको लगता है कि हमारे पास जब वैक्सीन कम है तो छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए, या फिर मैंने देखा है, मैं पुणे से हूं, तो पुणे में मैंने देखा है कि हर साल जून के पहले एक फ्लू शॉट दिया जाता है। तो क्या वो एक तरीका हो सकता है? पहले तो बात थर्ड वेव की करें कि क्या ये तिबारा ये आएगा या नहीं। अब ये भविष्यवाणी है, ये किसी साइंटिस्ट को या रिसर्चर को या डॉक्टर को करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे नहीं मालूम ये थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा। कुछ आंकड़े बता रहे हैं दुनिया में और जगह देखे हम कि हाँ थर्ड वेव और फोर्थ वेव आना चाहिए, लेकिन चाहे वो जितना भी इम्प्रॉबेबल हो, हम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते। हमें चाहिए ये, हम वाकई विश्वास ये करते हैं कि ये नहीं होगा, थर्ड वेव नहीं आएगा, लेकिन हम पूरी तैयारी करके रखिए। हमको ये करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे शायद आएगा, इसकी क्यों तैयारी करें, जैसे हमने सेकेंड वेव में किया। थर्ड वेव का हम ये करें कि हाँ भाई, हम भगवान से हम ये चाहते हैं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन अगर आया तो हम हर तरह से तैयार। तो ये जरूरी है कि हम थर्ड वेव की तैयारी करें और अक्टूबर से पहले करें। अब क्या ये थर्ड वेव बच्चों की जान लेगा, ये भी पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, और साइंटिफिकली लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों में मसला ये है कि जब तक होता नहीं, जब तक पता ही नहीं चलता। आप एक चीज कह रहे हैं, वो नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। अक्टूबर की जगह जुलाई में हो जाए या अगले अक्टूबर में हो। बच्चों की जगह 40 साल वालों को इफेक्ट करे, पता नहीं। लेकिन तैयारी हमको पूरी रखनी चाहिए, और इस संदर्भ में ये जरूरी है समझना कि अब हमारे बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी हो गया। अब मसला ये है कि टेक्नोलॉजिकली वो सारी वैक्सीनें अभी बच्चों के लिए तैयार हुई नहीं, लेकिन जो 2-4 वैक्सीनें हैं बच्चों के लिए, हमको चाहिए कि हम वो भी प्रोक्योर करें और बच्चों को देना शुरू करें। खुसूसन उन बच्चों को जिनको कुछ और प्रॉब्लम भी हो। हमारे पास कई बच्चे हैं जिनको जुवेनाइल डायबिटीज है, जिनकी हार्ट का प्रॉब्लम है, जो शायद कैंसर सर्वाइवर हो। इन सब लोगों को हमें प्रायोरिटी दे के इन सबको वैक्सीनेट कर देना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या इसमें सारी जिम्मेदारी सरकार की है, इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है। देखिए, इसमें ना अक्सर ये होता है कि हम ये आसान तरीका इख्तियार करते हैं कि नहीं भाई, हमको अपनी देखभाल करनी चाहिए। वी इंडिविजुअल्स हैव अ ड्यूटी। The thing is, that is a very facile thing to say. It is very easy to transfer the responsibility to customers. मैं कहूँ कि यार मेरे बच्चों को अकल होनी चाहिए, मेरे बच्चों को समझ होनी चाहिए, वो खुद क्यों नहीं करते, मैं क्यों करूँ? नहीं, वो बच्चे, उनको नहीं है ये समझ। उनको जरूरी है कि आप देखभाल करें उनकी। हमारे देश में कितने लोग हैं जिनको वायरस और बैक्टीरिया में फर्क मालूम है। हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 98 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। उनसे आप कह रहे हैं कि भाई 80 हो जाए तो आप, वो बेचारे को क्या पता। आप कह रहे हैं कि आप जाके अगर बीमार हो तो पहले हमने कहा क्लोरोक्विनीन के इंजेक्शन लीजिए, वो पता चला वो बकवास थी। फिर हमने कहा कि कोई और, वो एक और दवा थी जिसके हम पीछे, फिर अब हम कह रहे हैं वो रेमडेसिविर ले लीजिए, फिर हम कुछ और दवा की तलाश में है, और थोड़े दिनों बाद कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो प्रोटोकॉल में नहीं है। अब इन सब चीजों को लेके इंडिविजुअल क्या तैयारी करके, कैसे तैयारी? कहीं पे आप कह रहे हैं कि मास्क पहनिए, जब हम टीवी पे देख रहे हैं तो हमारा कोई लीडर मास्क नहीं पहना हुआ है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े जुलूस हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनीज हो रही, तो हम कैसे समझें कि ये बड़ी इमरजेंसी है? तो हमको ये पब्लिक हेल्थ में ये
बहुत जरूरी है समझना, और हेल्थ पॉलिसी में, कि जिम्मेदारी इंडिविजुअल की नहीं होती। वो तो हर आदमी को एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता ही है, वो तो हर वो चीज करने को तैयार होता है क्योंकि उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। तो उसको, उस पे तो आप शक कर ही नहीं सकते। वो तो बेचारी हर वो चीज कर रही जो उसके लिए मुमकिन है और मुमकिन नहीं भी है। जिम्मेदारी हमारी होती, अकाउंटेबिलिटी हमारी होती। जब जब दो लोग मर जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे उनको तो मरना ही था, या अच्छा हुआ मर गए, या उनकी गैर जिम्मेदारी से मर गए। नहीं, हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी कौन सी ऐसी चीज और कौन सी ऐसी गलती हुई कि 2 लोग और 2000 लोग और 4000 लोग मर गए बीमारी से। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट इज ऑलवेज वेरी इजी टू से, ask not what the country can do for you, do what you can do for the country। अरे भाई, हम तो कर ही रहे हैं मुल्क के लिए। हम कंट्री के लिए और अपने लिए जितना गरीब आदमी होता है उतना ज्यादा वो करता ही है। द क्वेश्चन इज ओनली अबाउट, in public health it is about state accountability, and that's a question that we have to keep asking, and that is a question that we have to keep answering। And therefore, in this context, it is important for the government to ensure that, अगर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं तो किसकी गलती है? It is a failure of our communication। मैं कौस्तभ को समझा ही नहीं पा रहा हूं कि उसको मास्क पहनने से उसकी जान बचेगी। The moment he understands it, he will wear 2 masks। नहीं, आप देखिए, अब बच्चों को क्यों टीका देते हैं लोग? सब माएँ देती हैं बच्चों को टीका। इतना सा बच्चा रो रो के बुरा हाल क्यों करती है? क्योंकि हमने उनको समझा दिया है कि आप जब टीका लेंगी तो आपका बच्चा कॉलेरा से, मीजल्स से, मम्प्स से मरेगा नहीं। अगर हमारे लोग अब मास्क नहीं पहन रहे या डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम ने ये पहुंचाया ही नहीं ये मैसेज कि भाई अगर आप ये करोगे तो आप भी मरोगे, आपके घर में बूढ़ी माँ भी मरेगी और बगल में कोई आंटी भी मरेगी। जब आप ये समझा देंगे तब ये नहीं होगा। सो ये हमारा हमारा कर्तव्य, हमारी हम जैसे लोग, टीचर, साइंटिस्ट, उनका कर्तव्य है। आप जैसे लोग जो डॉक्टर हैं उनका है, हमारे पब्लिक इंडिविजुअल्स का है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का है, हमारी गवर्नमेंट का है। हमको ये कह देना कि अरे हमारे लोग ही बेकार हैं, वो तो करते ही, दैट इज अ वेरी फैसाइड एंड दैट कैन नॉट बी। इट इज आवर ड्यूटी, वी आर पेड फॉर, हमें इन चीजों के लिए पैसे मिल रहे हैं, हम, हमारी नौकरी है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी। थैंक यू फॉर दैट इंसाइटफुल कन्वर्सेशन डॉक्टर अमीरुल्लाह खान। आपने जो आज बातें बताई है, इनसे सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझे तो और आपकी क्लासेस में जो सीखा हूँ उससे ज्यादा और भी चीजें आज पता चली है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, इनको भी एक नया नजरिया और एक सीरियसनेस इस बीमारी को लेके आज आपसे जो हमने बात की है, इसमें से उनको भी समझ में आया। सो थैंक यू वंस अगेन। कौस्तभ, मैं जो एक आखिरी बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि इस बीमारी से, देखिए, ये बीमारी 100 साल पहले ऐसी एक हुई थी, तो हम जो लोग जीवित हैं आज, हमने अपनी जिंदगी में ऐसी कभी बीमारी देखी नहीं और शायद होपफुली कभी देखेंगे नहीं, राइट? तो जब ऐसी घटना, ऐसी इमरजेंसी हो गई है, तब हम सबको ये जरूरी है कि हम ये बात समझें कि हमारी निजी जिम्मेदारी क्या है, हमारी फैमिली की तरफ जिम्मेदारी क्या है, हमारी अपने नेबरहुड की तरफ जिम्मेदारी क्या है, और हमारी मुल्क की तरफ जिम्मेदारी क्या है। तो इसमें जो समझ बूझ वाले लोग हैं उनको चाहिए कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई आप हर आदमी एक किसी को वैक्सीनेट कराए, हर आदमी किसी के भूख प्यास की फिक्र करे, हर आदमी किसी को ये देखे कि अच्छा भाई इसकी नौकरी नहीं है तो इसकी कैसी मदद की जाए। ये बड़े एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, तो इसमें एक जिम्मेदारी हम सब की है, बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, और जब तक हम इससे निकले नहीं, और पता नहीं कब निकलेंगे, हमको हरगिज ये नहीं समझना चाहिए कि अगले 2 महीने में, वो जैसे कह दिया था शुरू में कि 18 दिन में हम जीत लेंगे जंग या 21 दिन में। ये जंग ऐसी जंग नहीं है, इस जंग को हमें बहुत देर तक लड़ना है। खत्म जल्दी हो जानी चाहिए, होगी, लेकिन जब तक ये खत्म हो के कई महीने गुजर जाए तब तक हम रिलैक्स नहीं कर सकते। तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम निजी तौर पे भी जिम्मेदार हैं
कम्युनिटी के लेवल पे भी जिम्मेदार है और कंट्री के लेवल पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपका। Yes, बहुत sir. शुक्रिया। थैंक यू। Have a very nice day. Thank you.